का दूसरा क्लास है, डेमो क्लास 2। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो हम लोग बोलते रहते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में सभी बच्चे को ABCD तो सबको पता रहता है, लेकिन इंग्लिश जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इंग्लिश बोलने में बच्चे हेजिटेशन ज़्यादा करते हैं, घबराते जाता अंग्रेजी बोलने में, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो देखो आज शुरुआत करो इंग्लिश से। इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या लिखा है, इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी। व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी क्या है। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है बच्चे, अंग्रेजी एक भाषा है। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ब्रिटेन। कहने का मतलब किया ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, यानी जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में, वो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार कर दिया। हमारे भारत में भी अंग्रेजी बोला जाने लगा। नहीं तो कहा जाता था कि हमारे यहाँ देवों का भाषा चलता था संस्कृत। चलो अगला लाइन ध्यान से देखो। अगर तुम बताओगे किसी व्यक्ति को कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो व्यक्ति बहुत चतुर होगा, तुरंत पूछ लेगा तुमसे कि लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो क्या बताओगे, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। इसका मतलब ये होगा कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हम अपने मन के विचारों को किसी द्वारा प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या होता है, भाषा एक ऐसा साधन है या एक ऐसा माध्यम है जो हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं किसी भी विधि द्वारा। जैसे कोई लिख के प्रकट करता है, कोई बोल के, कोई इशारा में, तो ये सब क्या है, भाषा का एक माध्यम होता है। चलो अगला देखो। अब हम सीखेंगे, जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो साथ साथ में इंग्लिश का आता है इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, कहने का मतलब कि अंग्रेजी व्याकरण क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी व्याकरण। अब देखो अंग्रेजी व्याकरण क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर इज द सेट स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या मैंने बोला, इंग्लिश ग्रामर इज द सेट स्ट्रक्चरल रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का मतलब कि अंग्रेजी भाषा के नियम में जो बांध देता है उसे हम कहते हैं अंग्रेजी ग्रामर। अब जैसे अंग्रेजी ग्रामर में क्या होता है, अंग्रेजी ग्रामर हमें क्या करता है, टू राइट। देखो मैंने क्या बताया अभी, इंग्लिश ग्रामर इज अ सेट स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए, बोलने के लिए एक नियम लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं अंग्रेजी ग्रामर। और अंग्रेजी ग्रामर हमें सिखाता क्या है, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाएगा, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाएगा, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाएगा, उसे हम अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं। अगला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कहने का मतलब कि अंग्रेजी व्याकरण कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ से हमारा मेन पॉइंट शुरुआत हो जाता है, यहाँ से हमें अंग्रेजी बोलना आज अगर ये सारी चीज कमांड हो जाएगा तो अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। तो चलो देखो अगला सीखो तुम सब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी ग्रामर में हम पूरे अंग्रेजी ग्रामर को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला प्रिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। कहने का मतलब कि 2 बराबर भागों में बांट के पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर को। पूरे संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर को सिर्फ 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला प्रिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर और दूसरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर को कहते हैं वर्णनात्मक और प्रिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर को कहते हैं निर्देशात्मक। और प्रिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर से रिकॉर्ड से द टीच द ग्रामर्स रूल। कहने का मतलब कि जो अंग्रेजी व्याकरण के जितने भी सारे रूल्स होते हैं उसे हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स के अंदर में लाते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कहने का मतलब कि जितने भी अंग्रेजी ग्रामर का रूल्स होता है वो सब फर्स्ट पार्ट में आएगा। सेकंड पार्ट में आता है डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। कहने का मतलब कि इसमें सिर्फ वह व्यक्ति अपने भाषा को चुनाव करता है जिसका कोई रूल होता ही नहीं है। जैसे मैं कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भोजपुरी बोलता है
तो भोजपुरी बोलने के लिए कोई सा रूल अप्लाई नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति हरियाणवी बोलता है तो हरियाणवी के लिए भी कोई अप्लाई हम रूल नहीं करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट सबको आज का क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट समझेंगे हम। मैंने अभी भी तुम लोगों को सिखाया इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में मैंने अभी बताया दो प्रकार का होता है, प्रिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर। तो अभी पहला वाला प्रिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ग्रामर का जो टाइप्स था उसमें मैंने पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें सेंटेंस है, टेंस है। तो फर्स्ट नंबर पे हम सीखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। और वाक्य एक शब्द से नहीं बनता, छोटे छोटे शब्दों को मिला के वाक्य बनता है। कहने का मतलब होता है कि वाक्य जो होता है कंप्लीट और मीनिंगफुल, जिसका अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। अब समझो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है कि सेंटेंस क्या होता है। और सेंटेंस में मैंने बताया सेंटेंस, तो सीखो। और सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि एक शब्दों का समूह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस शब्दों का समूह है। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका अर्थ पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो इसमें क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। राम इज अ बॉय। कहने का मतलब ये है कि राम एक अलग वर्ड है, इज अलग वर्ड है, अलग है, बॉय अलग वर्ड है। और जब मैंने कंप्लीट बना दिया तो राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, कंप्लीट सेंस निकला। इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, एंड विथ अ फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। ये आई मैंने लिखा है कैपिटल लेटर है, और फुल स्टॉप पर ये खत्म होता है। तो जैसे आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूं। अगर मैं बोलूं यू नो इंग्लिश, तुम अंग्रेजी जानते हो, तो कहने का मतलब कि फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो इंड होगा, समाप्त होगा हमारा, वो फुल स्टॉप से। अब हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। कहने का मतलब कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, बनावट क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, ऑफ मतलब का, अ मतलब एक, अ सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। तो वाक्य का बनावट देखते हैं, वाक्य का मीनिंग समझते हैं कि वाक्य बनता कैसे है। इंग्लिश कैसे हमें आसान लगेगी, अंग्रेजी में देखो इधर फर्स्ट नंबर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं कर्ता हो गया, तुम खाना खाते हो तुम कर्ता हो गया। तो यहाँ पर समझो सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। द पर्सन, PERSON, द पर्सन, और THING, थिंग, अबाउट which something is stated, that is called a subject। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, अगर वह काम करने वाला होता है, कोई एक्शन करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मैं, तुम, वह, ये सब क्या हुआ? कर्ता हुआ। एग्जाम्पल में समझो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। जैसे आई, एग्जाम्पल में देखो इधर, आई ईट अ मैंगो। आई यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट्स का। प्रेडिकेट्स क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कहने का मतलब यह वाक्य का एक भाग होता है। इट इज दैट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य का भाग होता है। दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अभी मैंने सब्जेक्ट सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एक कर्ता होता है। लेकिन अब हम सीखने वाले प्रेडिकेट्स क्या होता है। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो हमारा प्रेडिकेट्स कहलाता है। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, और आई क्या कर रहा है यहाँ पर, यानी कि आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट्स। जैसे इट इज दैट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है? एक सेंटेंस का एक भाग होता है। दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे हम प्रेडिकेट्स कहते हैं। जैसे दिस इज माई कार, यहाँ पे दिस क्या है? सब्जेक्ट है हमारा पे, लेकिन हम माई कार क्या है? बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, प्रेडिकेट्स हो गया। अब हम देखेंगे, सीखेंगे थर्ड नंबर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सीधा कर्म क्या होता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट का होता है मतलब सीधे।
जैसे में समझो अ पर्सन, PERSON, अ पर्सन और THING, थिंग, विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यदि कोई पर्सन, कोई कर्ता, कोई व्यक्ति होता है, अगर वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में बात करता है, जैसे आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब के बाद डायरेक्ट आया, उससे हम बोलेंगे डायरेक्ट वर्ड्स, सेंटेंस मेक्स ऑब्जेक्ट्स। आई हैव रिटन अ बुक, मैंने एक लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने एक लिखा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि मैंने खुद से एक किताब लिखा। तो यहाँ पर जो ए बुक है, ये अ बुक एक डायरेक्ट फॉर्म का काम कर रहा है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगला सीखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का था। पहले नंबर पे अभी मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीखा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने अभी बताया कि जो सीधे वर्ब के बाद कोई भी कर्म आता है, सीधे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट ना आकर उसके मीडिएटर टर्म में कोई शब्द आ जाता है, उससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अ पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु, दैट द एक्शन इज डन टू और फॉर, यानी क्या तो खुद कार्य करता है या किसी और के लिए कार्य होता है, इज नॉन एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई टीच, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, देम इंग्लिश, मैं उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर उन लोगों से, इंग्लिश से पहले बीच में हमारा उन लोग आ गया, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। पांचवा सीखेंगे हम अभी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध, संबंध वाचक। कहने का मतलब कि संबंध वाचक क्या होता है, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड्स हम यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। इट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट प्रोवाइड्स ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को मैंने अभी बताया संबंधवाचक। इट इज द नाउन और प्रोनाउन, नाउन में ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, यानी कि संबंधवाचक। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंधवाचक। जैसे इट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट प्रोवाइड्स द मीनिंग्स। कहने का मतलब ये हो कि नाउन मतलब हमारा होता है संज्ञा और प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले कोई भी हम वर्ड्स को प्रोवाइड्स कराते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड्स को हम अप्लाई करते हैं, किसी भी वर्ड्स को हम बीच में डालते हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले, तो उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे मैं आई राइट विद अ पेन या विद अ मार्कर, आई राइट विद अ पेन या आई राइट विद अ मार्कर, तो जो विद वर्ड प्रयोग हुआ है जिसे विद विद पढ़ते हैं, तो आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ, विद मतलब से, अ मार्कर अ पेन यानी मैं कलम से लिखता हूँ, मार्कर से लिखता हूँ, तो विद वर्ड जो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट वर्ब्स, वर्ब्स को हम बोलते हैं क्रिया। वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स मतलब क्रिया। क्रिया हमारा दो टाइप्स का होता है, एक्सिलरी वर्ब्स से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ब्स का भी हम प्रयोग करते हैं। A verb means that the parts of speech, क्रिया हमारा parts of speech का एक भाग है, which describes an action, एक्शन के बारे में वर्णन करता है। एक्शन मतलब होता है एक्ट, एक्ट का मतलब जो हम काम करते हैं। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो जो है लिखने का काम हो रहा है, बोलने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, ये हमारा वर्ब्स कहलाएगा। नेक्स्ट फ्रेजेज। फ्रेज मीन्स ऑफ, फ्रेज मीन्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। कहने का मतलब फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। दैट मेक्स सम सेंस, जिसका कुछ अर्थ होता है।
बट नॉट कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्णतः अर्थ नहीं होता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज कैसे बनता है? छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों के समूह को फ्रेज बनाते हैं, लेकिन उसका वह कंप्लीट सेंस अपने आप में नहीं रखता है। जैसे एग्जाम्पल से, द आर्मी वर्क्स फॉर द इंटायर कंट्री। इंटायर कंट्री कहने का मतलब कि इंटायर मतलब पूरे समूचे भारतवर्ष में हमारा आर्मी क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट से अ वर्ड और ग्रुप पे। अ वर्ड कहने का मतलब कि या तो एक शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। कॉम्प्लीमेंट से एक अपने वाक में ही कंप्लीट पूरा होता है या शब्दों के समूह के साथ पूरा करता है। अ मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट से, दैट द कंप्लीट्स ऑफ द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या कहलाता है? या तो एक वर्ड भी अपने आप में पूर्ण रूप से होता है या छोटे छोटे शब्दों के समूह को भी हम कॉम्प्लीमेंट्स कहेंगे। जैसे एन, एन एक वर्ड है, अपने आप में कंप्लीट है, इसे एन का मतलब होता है एक। अब जैसे मैंने बोला आई एम अ इंग्लिश टीचर, आई एम अ टीचर्स ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ड, यानी 5 शब्दों के समूह का एक वाक्य बना, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्स भी कहेंगे। या छोटा छोटा वर्ड्स डालेंगे, उससे भी हम कॉम्प्लीमेंट्स कहेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टाइप्स का मतलब होता है भाग, प्रकार, ठीक है। ऑफ मतलब का, सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, वाक्य किसने आधारित पर है। वाक्य को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। कौन कौन सा वाक्य? देखो इधर, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बनावट। और फंक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वर्ण, कार्य। समझ में आया? तो एक कार्य के आधार पर है और एक बनावट के आधार पर है। वाक्य को 2 बराबर भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट नंबर समझो, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के आधार पर वाक्य कितने तरह करते हैं। फंक्शन के आधार पर वाक्य 4 तरीके का होता है। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फर्स्ट समझेंगे असर्टिव क्या होता है। असर्टिव में सिंपल सा होता है, जैसे एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट के साथ तुरंत एक वर्ब आता है, उसे बोलते हैं असर्टिव। जैसे देखो, दीज सेंटेंसेस मेक अ डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, एन ओपिनियन, अ सजेशन, अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कहने का मतलब कि जिस सेंटेंस में कोई ओपिनियन हो, यानी कि अपना कोई विचार देता हो, कोई सजेशन हो, यानी कि किसी सेंटेंस में कोई सलाह देता हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो हमेशा सच हो, कभी बदले ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। जैसे द अर्थ इज राउंड, क्या हो जाएगा? तुम सभी बोलो भाई, द अर्थ इज राउंड। कहने का मतलब कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये बदल नहीं सकता कभी। समझ में आया? तो जिसमें बात कहे यूनिवर्सल ट्रूथ का, सजेशन का बात करे या ओपिनियन का बात करे, तो सेंटेंस किस में आएगा? असर्टिव सेंटेंस में। समझ में आ गया? चलो सेकंड देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। दिस सेंटेंसेज एक्सप्रेस एन ऑर्डर, कमांड एंड एडवाइस या रिक्वेस्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब कि जिसमें कमांड की बात हो, एडवाइस मतलब सलाह की बात हो, और रिक्वेस्ट की बात हो। रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध है। अब जैसे समझो यहाँ पर गेट आउट, गेट आउट मतलब क्या होता है? बाहर जाओ, मतलब कमांड कर रहा है, किसी को कंट्रोल कर रहा है कि गेट आउट मतलब बाहर जाओ। तो किसमें आ जाएगा बच्चे? इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ देखो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये कौन सा एडवाइस में दे रहा है किसी को? मतलब कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। अगला देखो,
प्लीज बी पेशेंस, कहने का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, जहां पे प्लीज लग गया तो क्या कहलाएगा, रिक्वेस्ट आएगा। प्लीज बी पेशेंस का मतलब कि धैर्य रखो। समझ में आया बच्चे? तो ये सब के सब सेंटेंस किस में आएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में। किस में आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का इंट्रो मतलब क्या होता है, किसी की पहचान कराता है, क्वेश्चन करता है। और जिस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, या किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क का साइन ये होता है, ठीक है। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग रहा है या कोई हमसे प्रश्न करता है तो हम क्या कहेंगे उसे, कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या लिखे हैं, दिस सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस। एग्जाम्पल जैसे हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है। और जैसे मैं पूछता हूँ कभी कभी व्हाट इज योर नेम, तो जिससे मतलब क्वेश्चन किया जाए वो सब किस में आ जाएगा बच्चे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगला देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। दिस सेंटेंसेज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स या वंडर्स। कहने का मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश ज्यादा समझोगे, अच्छा रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स या वंडर्स, उसे हम किस में डालेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहेंगे। जैसे मान लो इंडिया अगर मैच हार जाती तो हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर कोई चीज बुरा हो जाता है तो हाय बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। अगर हमें खुशी होती है तो क्या बोलते हैं, हुर्रे बोलते हैं, हिप हिप हुर्रे बोलते हैं, मैच जीत जाते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पर हमारा इमोशन जो है कभी कभी कंट्रोल से बाहर चला जाए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, तो उसे हम किस में डालेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे देखो यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये वंडर वाला बात कर रहा है। और वंडर का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक, जो हम पहली बार देखते हैं। तो कहने का मतलब जब जाते हैं पहाड़ वहाड़ घूमने के लिए तो क्या बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे कभी कभी कोई बच्चा बोलता है ओ माय गॉड, बोलता है ना, तो ओ माय गॉड किस में आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अभी बताया मैंने हिप हिप हुर्रे वाला, अल्लाह वाला, तो ये सब किस में आएगा बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। क्लियर हो गया पहले इतना? चलो अब दूसरा पार्ट समझेंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, यानी बनावट के आधार पर। अभी मैंने अभी क्या समझा हम लोग ने, अभी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है, उसके रूपरेखा के आधार पे। अब हम किसके बारे में समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, यानी बनावट के आधार पे वाक्य कितने प्रकार का होता है। पहला नंबर पर होता है, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा ये, सिंपल सेंटेंस। सिंपल मतलब होता है साधारण, हिंदी उंदी नहीं पढ़ना, समझ में आया? इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश अच्छी तरीके से आना चाहिए सबको। देखो इधर सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट वर्ड मैंने सिखा दिया पिछला क्लास में है, ठीक है। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स कहलाएंगे वो सब प्रेडिकेट में आएंगे। समझ में आया? अब जैसे देखो प्रेडिकेट्स क्या होता है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी सब हमारा क्या कहला जाएगा, प्रेडिकेट्स कहला जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। यही कह रहा सिंपल सेंटेंस में, देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट है एंड वन प्रेडिकेट्स। कहने का मतलब कि एक हमारा क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। समझ में आया? तो हमारा किस में आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस में। और अ सॉन्ग हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? सेकंड कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं, ज्यादातर मिश्रित होता है, तो सब समझ में नहीं आएगा तुम लोग को हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश समझो। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है बच्चे, देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लाउज इन अ कंपाउंड सेंटेंस। कहने का मतलब कि या तो दो या दो से अधिक क्लाउज हो इसमें, लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब क्लाउज क्या होता है, क्लाउज को बोलते हैं खंड, एक छोटा छोटा सा वाक्य का जो भाग होता है ना, उसे हम क्लाउज कहते हैं। देखो इधर जैसे सी इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर सिंसियर, ना ही तो वह ईमानदार है और ना ही वो सिंसियर है। सिंसियर को जागरूक बोलते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब कंपाउंड में क्या होता है, या तो दो या दो से
अधिक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए। क्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं? खंड। कहने का मतलब कि किसी भी वाक्य का एक छोटा सा भाग को हम क्या बोलेंगे? क्लाउज बोलेंगे। समझ में आया? अब जब दो या दो से अधिक क्लाउज को जोड़ता है उसे कनेक्टर वर्ड्स कहा जाता है। जैसे बट हो गया, बट क्या हो जाए? दो क्लाउज को जोड़ देता है आपस में। अगला देखो कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? देयर इज वन मेन क्लाउज। क्या कह रहा है कि एक तो मेन क्लाउज होना चाहिए। समझ में आया? एंड वन या एक, और मतलब होता है या मोर सबऑर्डिनेट क्लाउज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या तो पहले नंबर पे क्या कहे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, तो उसमें तो मेक मेन क्लाउज होना चाहिए, या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए। उससे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक बार जब तुम लोग क्लाउज वाला स्पेशल क्लास लेंगे तो उसमें सारा तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ मैं पहचान करा रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? क्लाउज में स्पेशली मैं तुम लोग को बता दूंगा। जैसे इसमें देखो क्या दिया है? रोहन वेंट टू बेड। इसमें क्या आ गया? पहला में क्लाउज आ गया, इसमें मेन क्लाउज आ गया। रोहन वेंट टू बेड, ये मेन क्लाउज हुआ। उसका बिकॉज ये हमें जोड़ देता है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि ही वॉज टायर्ड। मोहन बेड पर चला गया, रात में सोने के लिए चला गया होगा। वो क्यों गया? इसमें क्या बता रहा है? ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? अगला देखो क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए। दोनों को मिला के बना दिया, अलग से क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये सब कोई अलग से प्रकार नहीं होता है। मैंने इसमें सिंपल और कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये इसे मिला के क्या बना दिया बच्चे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। देखो इसमें क्या कह रहा है? वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट, करने का मतलब कम से कम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना ही चाहिए। समझ में आ गया? उसके बाद क्या कह रहा है? ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज भी होना चाहिए। और मोर डिपेंडेंट क्लाउज, और एक डिपेंडेंट क्लाउज भी होना चाहिए। क्लाउज का जब चैप्टर लेंगे तुम लोग को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी तुम लोग को हम इंट्रोड्यूस करा रहे सिर्फ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसका एग्जांपल समझेंगे। क्या कह रहा है? समिता स्माइल्ड ब्राइटली एंड लाफ्ड डिलाइटली। कहने का मतलब स्मिता है, एक लड़की है, पहले तो स्माइल कर रही हल्का हल्का, उसके बाद में क्या? लाफ्ड मतलब हंसी, डिलाइटली मतलब खुलकर, समझ में? जोर से। क्यों? वे सी सा हर न्यू स्कूटी, जब उसने अपना नया स्कूटी देखा तो पहले स्माइल की और उसके बाद हंसना शुरू की। समझ में आ गया? तो ये हमारा किसमें आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये अभी फिलहाल में तुम लोग को नहीं पढ़ना, ये क्लास 7 तक का चलता है, ठीक है बच्चों?